आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग इस वीडियो में 27 जून के डेली करंट अफेयर्स करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आए हैं। एक्चुअली मैंने पहले इस तरह के टॉपिक कभी पढ़ाए नहीं है। स्पेशली जैसे फिफ्थ वाला टॉपिक देखो और ये सेकंड वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे ना, आपको देखने को मिलेगा बड़े ही डिफरेंट टाइप की मैंने चीज़ देखी। अच्छी एक चीज़ मुझे लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ये एक रियल कंटेंट होता है जो ऐसे में काम आएगा आपके, या फिर जीएस में भी बहुत जगह काम आता है, एथिक्स में बहुत काम आएगा। काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी खूबसूरत तरीके से था। करेंगे इसको भी, लेकिन उससे पहले हमारे सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है रिवीजन करना। रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कितना ही पढ़ लेंगे। 26 जून के ज़रा टॉपिक देख लेते हैं। 10 टॉपिक आए थे, बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ाऊँगा, ज़्यादा डीप में बिल्कुल नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि 10 टॉपिक को अगर ज़्यादा लेगा और वैसे भी रिवीजन है। पुणे की एक एनजीओ ने लाल बाल पाल, यानी कि कौन कौन थे ये तीन लोग, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इन लोगों की मेमोरी के अंदर एक इनिशिएटिव लिया है और उसका एनजीओ का नाम था सरहद। ठीक है, नाम है सरहद। स्पेशली ये लोग 2 साल का कोई इवेंट कराएंगे महाराष्ट्र और बंगाल के रिलेशनशिप्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग एक रिपोर्ट यूनेस्को ने रिलीज़ की थी। कुछ बताया था उन्होंने पेंडेमिक के दौरान क्या कुछ ट्रेंड चल रहा है एजुकेशन का वर्ल्ड वाइड। और काला अज़र डिजीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना था। इसकी जो एक ड्रग है मिल्टेफोसिन, इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो कम होने लग गया है, इसका इफेक्टिवनेस। हम लोगों ने काला अज़र के बारे में जाना था, इसी को ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, इसके सिम्टम्स देखे थे। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2020 ये ऑब्जर्व किया गया था 26 जून को। इसकी थीम थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर क्योर। 26 जून को क्यों मनाया गया था, हम लोगों ने बात बता रहे थे कि चाइना के अंदर, और इस ओकेजन के ऊपर UNODC वर्ल्ड ड्रग की रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी। उसको कुछ हाईलाइट बताए गए थे, इंडिया में कितने लोग ड्रग्स लेते हैं, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, इंडिया ने क्या कुछ ये 5 कमिटीज़ वगैरह के कुछ इनिशिएटिव्स के नाम बताए गए थे इन सबको हैंडल करने के लिए। अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो आरबीआई के सुपरविजन में आएंगे। इसको प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल मिल चुका है। एक्चुअली कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर ना ड्यूअल प्रोविजंस चलते थे, 2 रेगुलेशंस होते थे, आरबीआई का भी होता था और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी। तो कुछ बहुत दिक्कतें आती थी उनको हैंडल करने में। तो रिसेंट अभी बिल्कुल नई अप्रूवल के अंदर उनको आरबीआई के अंडर ले लिया गया है। डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चीज़ों को, उस सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना एमिशन हो रहा है, उस सब को ट्रैक करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, उस पर स्टडी करेंगे। 5 साल का प्रोजेक्ट है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जर्मनी भी इसमें इंक्लूडेड है। ओजोन पोल्यूशन स्पाइक्ड इन सेवरल सिटीज़ ड्यूरिंग लॉकडाउन। हमने यहाँ पर जाना था कि स्ट्रेटोस्फीयर का ओजोन क्या होता है और ट्रोपोस्फीयर का ओजोन क्या होता है, ग्राउंड लेवल ओजोन क्या चीज़ होती है, कि वो कैसे बनता है, स्मॉग के फॉर्म में वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट से मेरे कहने का मतलब है कि नुकसानदायक कितना होता है। तो हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्मफुल बहुत है। ये हम लोगों ने ये देखा था कि वो स्मॉग का कैसे मेजर इंग्रेडिएंट बन के निकलता है। स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, स्पार्क एक स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में स्पेशली ये हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो हमारा कन्वेंशनल मेथड्स है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज़्यादा होता था। तो किस तरीके से कुछ नए मेथड्स निकाले ताकि हाइड्रोजन की जो एनर्जी है उसको बनाने के लिए हमारे पास कार्बन का एमिशन कम से कम हो। स्टायरिन गैस लीक, आप लोगों को पता हो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। स्टायरिन गैस लीक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसकी जो रिपोर्ट आनी थी 22 जून को, वो 30 जून को आएगी। लेकिन हम लोगों को जानना मेजर ये था कि स्टायरिन गैस क्या कुछ होती है, पीवीसी गैस भी बोलते हैं, पीवीसी पाइप बनाने के काम आती है, 20th मोस्ट यूज केमिकल होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को पहली बार ये रिपोर्ट रिलीज़ की है एफएटीएफ ने। एफएटीएफ हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, और एफएटीएफ ने रिसेंटली ही हम लोगों को बताया था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखेगा। तो वाइल्ड लाइफ को लेकर जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो भी मिसयूज़ होता है लेजिटिमेट वाइल्ड लाइफ ट्रेड का, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट एफएटीएफ ने रिलीज़ की है। ये एक नई रिपोर्ट थी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कौन से हमारे 25 के थे, 26 के थे, चलो कोई बात नहीं, ये 25 के थे तो वो 26 के थे। 25 के टॉपिक्स में हम लोगों ने देखा था कि कमीशन बनाया गया है सब कैटेगराइजेशन के लिए, बैकवर्ड क्लासेस की। तो एक रिकमेंडेशंस आया था, उसके बाद में ये बात की गई थी कि ओबीसी के अंदर और सब कैटेगराइजेशन होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस कमीशन को हेड कर रही थी जस्टिस जी रोहिणी, और अक्टूबर 2017 के अंदर ही बना था। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसको परमिशन दी थी आर्टिकल 340 का यूज़ करते हुए। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेट लॉन्च किया गया था। डिस्ट्रेस्ड एसेट्स जो होते हैं उनके लिए, और जो एनपीएस होते हैं उनको सबऑर्डिनेट डेट दे करके ये बोला गया कि कुछ 1 लाख 2 लाख के आई थिंक 2 लाख के आसपास कुछ एमएसएमईज़ हैं जिनको टारगेट किया गया कि इनको सबऑर्डिनेट डेट दो और इनको सबको रिवाइव करो। तो 20,000 करोड़ के आसपास इसके लिए सब ऑर्डिनेट डेट दिया गया है, और कुछ मॉरेटोरियम दिया गया है 7 साल के आसपास तक का।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर ये बात की गई थी कि जो भी आप लोन वगैरह लेंगे उसमें 2% जो ब्याज है उस पर आपको मुक्ति मिल जाएगी। मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन होते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन, 50,000 तक का, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख तक के। एनुअल टीबी रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी। इंडिया के अंदर 4 लाख नोटिफाइड टीबी पेशेंट हैं 2019 के अंदर, 14% इंक्रीमेंट हुआ है। कुछ बच्चों के केस में इंक्रीमेंट हुआ था। HIV टेस्टिंग वगैरह की बात करते हैं तो उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ था 81% के आसपास। निक्षय सिस्टम है इन्फॉर्मेशन मैनेज करने के लिए, और इसको निक्षय को बनाया किसने? NIC ने बनाया है, और सेंट्रल टीबी डिवीजन के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम भी है हमारा एक नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट पर रहेगा। 2 तरह की लिस्ट की हमने बात की थी, फरवरी में भी इनको नोटिफिकेशन आ चुका था। FATF के बारे में पूरा बताया था हम लोगों ने, हेडक्वार्टर्स के पेरिस में होते हैं। ब्लैक लिस्ट क्या होती है, ग्रे लिस्ट क्या होती है, बेसिकली सैंक्शन वगैरह लग जाते हैं, फाइनेंस के सैंक्शन लग जाते हैं, आपको लोन वगैरह लेने में बड़ी दिक्कत आ रही होती है। दिक्कत क्या, मिलता ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने सस्पेंड करती है H1B वीज़ा, ये कहते हुए कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बहुत सारा जॉब लॉस हुआ है तो अमेरिकन्स को पहले जॉब देंगे। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट 67% इम्पैक्ट जो है वो इंडियंस के ऊपर पड़ा है। कुछ 1.8 लाख के आसपास एप्लीकेशंस हम लोगों ने लगाई हुई थी, तो 2020 के एंड तक तो वो नहीं होंगी। कह ये रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए दोबारा तो इसको शायद वो 2021 के लिए भी एक्सटेंडेड रखेंगे, क्योंकि इसी के दम पे वो अपना इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया गया था। ये 15,000 करोड़ का इस फंड का साइज़ है। 750 करोड़ इसके अंदर क्रेडिट गारंटी रखी गई है। नाबार्ड इसको मैनेज करेगा। 25% क्रेडिट फैसिलिटी है बोरोवेल के लिए। इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की अगर बात करते हैं तो ये इसरो के अंडर आने की बात की कि प्राइवेट सेक्टर को इसरो की जो फैसिलिटीज़ है ना उनको यूज़ करने की बात की जाए। इसकी नई जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें ये अपडेट आया है कि जो के सिवान है हमारे इसरो के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि कुछ स्टार्टअप्स ने उनको अप्रोच किया ज़रूर है, लेकिन उसमें बिग फर्म्स नहीं है, स्टार्टअप्स ज़्यादा है जिन्होंने इसरो को अप्रोच किया इस सब चीज़ के लिए। बाकी इसमें देखेंगे क्या कुछ अपडेट आएगा। तो रिविज़न इज़ ऑल डन। अपनी न्यूज़ पे आ जाते हैं। टॉपिक मैं आप लोगों के ऊपर बता देता हूँ। The pandemic imposes a steep learning curve. UN 75 declaration delayed. ASEAN states warn of South China Sea tensions. Draft EIA notification and getting out of the guns, germs and steel crisis. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं हमारे। ठीक है, कर देते हैं स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला टॉपिक हमारा GS2 के अंदर कवर होगा। इसमें इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन की बात की जा रही है। पैंडमिक इम्पोजेज अ स्टीप लर्निंग कर्व। ये कहना चाह रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड जो एजुकेशन है वो ड्रास्टिकली इफेक्ट हुआ है कोविड-19 के दौरान। सबको पता है स्कूल्स बंद हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। मोस्टली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन होने लग गई हैं। हायर एजुकेशन भी थी वो पूरी की पूरी ऑनलाइन चली गई है, डिजिटल हो गई है जहाँ जहाँ पॉसिबल था। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स लगाए थे अपने, ठीक है, जैसे कि मूक के प्रोग्राम्स होते हैं, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, कोर्सेज होते हैं। ये एक मैसिव ओपन लर्निंग क्लासरूम इसकी फुल फॉर्म होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि आप लोग जाओ वहाँ पे कोर्सेज करो, ठीक है। गवर्नमेंट ने स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने ये भी रिकमेंड किया था कि आप NPTEL और स्वयं के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनको यूज़ करो। NPTEL और जो स्वयं के प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये इंडियन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाओगे, NPTEL लिखोगे ना तो NPTEL के बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। प्लस में आप जब स्वयं के ऊपर जाओगे, स्वयं भी हमारा जैसे कोर्सेरा होता है ना, एडवेयर होता है, ये क्या होता है कि बाकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी होते हैं ना, वो HRDX समथिंग कुछ करके होता है। मैंने भी एक बार किया था बहुत पहले कॉलेज टाइम के अंदर, स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर में अपने। तो इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन आप जाओगे, आपको अपने चॉइस का कोई कोर्स करोगे, आप पूरा आप कोर्स कर सकते हो फ्री में, लेकिन अगर आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम की आपकी फ़ीस होती है कि मैं आपको ना एक बार इसकी वेबसाइट अभी खोल के दिखा दूंगा लास्ट में इस टॉपिक के बाद। इंडिया के अंदर लोगों ने बोला है, एजुकेशनिस्ट ने स्पेशली बोला और जो पॉलिसी मेकर्स ने बोला है कि ऑनलाइन जाने के ना थोड़े से नुकसान हो सकते हैं। क्या नुकसान हो सकते हैं उन्होंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है रूरल वर्सेस अर्बन के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। जो क्वालिटी ऑफ स्टाफ होता है, जो डाइवर्स टाइप के सब्जेक्ट जो हम लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ में ना बहुत डिफरेंस होता है। तो ऑनलाइन जब हम कर देंगे ना तो ऑनलाइन का मतलब होता है कि सडनली यूनिवर्सैलिटी आ जाती है। अब वो बच्चे जो एक दिल्ली के टीचर से पढ़ रहे थे, वही बच्चा अगर वो कहीं किसी गाँव में दराज में, मान लो कि अगर आप दिल्ली के पास की बात करते हो, यूपी, हरियाणा या फिर पंजाब किसी गाँव में, उस बच्चे को उसी टीचर से पढ़ने में स्टार्टिंग में परेशानी आएगी, जिसके कारण क्या हो सकता है, एक गैप क्रिएट होगा एजुकेशन लर्निंग में, लोग ड्रॉप आउट जल्दी करेंगे।
एडॉप्शन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन और उसकी लोकेशन के ऊपर। एक ह्यूज डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या आता है कि डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, किसी के घर में लैपटॉप नहीं है, किसी के घर में स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है, किसी का है तो उसका इंटरनेट कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है, किसी के फ़ोन भी है, इंटरनेट कनेक्शन भी है, लेकिन उसके घर में फ़ोन ही एक है, इसके घर में फ़ोन भी एक है लेकिन वो पापा के पास होता है, पापा ऑफिस चले जाते हैं। तो समझ पा रहे हैं, डिजिटल डिवाइड इंडिया में बहुत बड़ा है। इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट हो सकते हैं एकेडमिक रिसर्च के ऊपर सभी डिसिप्लिन्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक बहुत ही पर्सनल इंटरेक्शन और डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है रिसर्च की सुपरविजन के लिए। रिसर्च में बहुत बड़ा एक हमको ड्रॉबैक मिल सकता है ऑनलाइन एजुकेशन के कारण। सारे के सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इक्वल एक्सेस नहीं होता है इंटरनेट का, ठीक है। और मोर देन हाफ इन एनी क्लास और इंस्टीट्यूशन सिंपली नॉट एबल टू अटेंड द लेक्चर्स इन रियल टाइम, क्योंकि फॉर द वांट ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी। अगर आप लाइव लेक्चर देना चाह रहे हो, हर कोई एक बारी में अटेंड नहीं कर सकता। किसी के घर में लाइट नहीं है, किसी का डिवाइस ख़राब होता है, किसी का इंटरनेट वीक चल रहा है कि नहीं, किसी को हो सकता है कि अपना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ गया हो, किसी के घर में भाई एक ही लैपटॉप लेकिन दोनों बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, कौन पढ़ेगा उसके ऊपर। तो ये कुछ समस्याएँ हैं, हमारे एजुकेशनिस्ट ने इनको पॉइंट आउट किया है। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो पूरली एग्जीक्यूट होती हैं वीडियो वर्जन के थ्रू, ठीक है, जबकि रेगुलर क्लास के अंदर वो लेक्चर ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड किए जाते हैं और मतलब एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अक्रॉस द बोर्ड टीचर्स रिकॉग्नाइज दिस एज अनसेटिस्फैक्ट्री। टीचर्स ने इसको बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री बताया है। तो हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? देखो, एक चांस है कि हम री इमेजिन करें हायर एजुकेशन को इंडिया के अंदर। बहुत लंबे समय तक इसको एक एलिटिस्ट और एक्सक्लूजनरी कंसिडर किया जा रहा था कि एजुकेशन हैज़ बिन लेस अबाउट लर्निंग एंड मोर अबाउट एक्वायरिंग डिग्रीज। इंडिया के अंदर ये बहुत हद तक थी। अब हमारे पास मौका कि अगर हम इसको री इमेजिन करें तो इस पैंडेमिक का फ़ायदा उठा के हम कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। एक बड़ी ही अच्छी चीज़ उन्होंने बताई, गांधी जी की नई तालीम। देखो, नई तालीम क्या है ना, जैसे गांधी जी के कुछ प्रिंसिपल्स थे, जैसे नॉन वायलेंस हो गया, ट्रुथ हो गया, ये उनके सिद्धांत थे, ठीक है ना। इनके सहारे उन्होंने देश को आज़ादी दिला दी। तो उनके अपने कुछ ओपिनियन थे एजुकेशन को भी लेकर, ठीक है। उसी में नई तालीम भी उनका एक सिद्धांत था, टू पुट ए हाई प्रीमियम ऑन सेल्फ स्टडी एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। फॉर इंस्टेंस, उनका ये कहना था कि आपको स्टडी के मुकाबले में, जैसे उनके अपनी नई तालीम में लिखा था कि वो चाहेंगे जब भी आप लर्निंग स्टार्ट करो ना, हमेशा स्टार्ट करो किसी को एक हैंडीक्राफ्ट बनाने से। आप एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग करो, प्रैक्टिकल फील्ड के ऊपर आपका होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन जस्ट रीडिंग द बुक्स एंड जस्ट लिसनिंग टू द टीचर। तो जब हम ऑनलाइन करेंगे तो हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन के हमारा जो गैप क्रिएट हो जाएगा ना, वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा हमारे लिए। डिजिटल टूल्स जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं कुछ पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन डिलीवर करने के लिए। जैसे आप लोगों को पता होगा ना, अमेज़ॉन में क्या हुआ करता था कि पहले ना वो आता था, आपको कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ता था, आप सीधे नंबर पे कॉल करते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक सिस्टम सेटअप कर दिया है। आपको वो मैसेज करके आपको एक ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर हो रहा है ना, उससे चैट करना पड़ता है, वो आपकी सारी प्रॉब्लम डील कर रहा होता है। तो ये कुछ हद तक ही किया जा सकता है। पैडागॉगिक मटेरियल, पैडागॉगिक वर्ड का मतलब है स्टडी मटेरियल। जब पैडागॉगी बोलते हैं तो टीचर की बात कर रहे होते हैं। तो पैडागॉगिक मटेरियल जो है वो अवेलेबल करना चाहिए आवर अदर नेशनल लैंग्वेजेस, जो भी हमारी बाकी नेशनल, हमारी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना। तो इससे क्या होगा कि एक्सेस ज़्यादा लोगों को मिलेगा, ठीक है। और जो ओवरकम होता है स्टाफ शॉर्टेजेस का, वो सारा का सारा स्पेशली रिमोट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, क्योंकि अब जो टीचर हिंदी बोलता है वो बहुत सारे साउथ इंडियन सिटीज़ के अंदर और साउथ इंडियन विलेजेस के अंदर तो वहाँ नहीं पढ़ा सकता, वहाँ के बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो हमको एटलीस्ट स्टडी मटेरियल जो है वो सारे के सारे लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करना चाहिए। State will have to bear much of the responsibility both to improve the digital infrastructure and to ensure that every needy student has access to a laptop or a smartphone. देश को इस बात को इंश्योर करना चाहिए, इवन इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए कि कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर दें बच्चों को, या फिर कोई स्कीम निकाल दे, कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट निकाल दें, इस तरह की कुछ चीज़ें करता है कि बच्चों तक ये डिवाइसेस एटलीस्ट पहुँच जाएँ। प्रीलिम्स के क्वेश्चन में हमारे पास NPTEL है। NPTEL का तो यूट्यूब चैनल पे, आप यूट्यूब पे जाके लिखो NPTEL के ना 2 चैनल आएंगे। एक पुराने वाला जो इनका नाम इन्होंने अभी चेंज कर दिया है, उसका नाम है NPTEL HRD, ठीक है। उस चैनल पे आपको आई थिंक कुछ 1.7 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में बहुत क्वालिटी कंटेंट है। जो लोग डीप स्टडी करना चाहते हैं ना किसी भी चीज़ को, वहाँ पे प्रोफेसर जो है ना IIT और IISc के हैं, ठीक है। ऐसे वैसे प्रोफेसर के लेक्चर नहीं, वो रियल उनके क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, फुल लेक्चर्स हैं, बहुत ही अच्छा है पढ़ने के लिए। स्वयं पोर्टल में आपको ना एक बार इनकी वेबसाइट दिखा देता हूँ खोल के कि किस तरीके के कोर्सेज होते हैं। और व्हाट इज़ नई तालीम मीन्स, नई तालीम मैंने आपको बता दिया है। तो मैं आप लोगों को एक बार स्वयं, ये है स्वयं की वेबसाइट, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप सबके सामने है। इसमें ऊपर हेडिंग में देखो, अबाउट स्वयं, ऑल कोर्सेज, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, लोकल चैप्टर्स,
500 प्लस कोर्सेज़ हैं यहाँ पर एनरोलमेंट के लिए, और रीजनल लैंग्वेजेस में भी हैं, कंप्लीटेड कोर्सेज़ भी हैं, आईसीटी इनिशिएटिव्स भी हैं एमएचआरडी के नीचे। देखो आईआईएम भी हो गया, एनसीईआरटी, एनआईओएस, फिर एनआईटीटीआर, एनपीटीईएल, यूजीसी वगैरह, जो कि सारे के सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होंगे। तो एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है, रिलायबल सोर्स है कोर्स वगैरह करने के लिए। अगर मैं ऑल कोर्सेज़ पे क्लिक करता हूँ तो मैंने दूसरे प्रोफाइल में खोल रखा था, जैसे एनिमेशन के कोर्सेज़ हैं, कहाँ से, बीएचयू से। डॉक्टर गौरव सिंह इग्नू के कोर्सेज़ हैं, इनके लर्निंग टीचिंग के। पेडागोगी ऑफ साइंस है, बेसिक इवेंट मैनेजमेंट, ये इग्नू के हैं। इग्नू के और भी कोर्सेज़ हैं बहुत सारे, एनआईटीटीआर के हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल। ओवल स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ के भी इग्नू के हैं। सेंट जेवियर कोलकाता से हैं डॉक्टर अरुण कुमार मित्रा के कोर्सेज़, बेसिक कोर्स। तो ये बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप लोग उनको कर सकते हो ट्राई। मैंने आपको इसलिए दिखा दी वेबसाइट बिकॉज यू ऑल आर गोइंग टू बिकम दी ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स। तो आपको पता होना चाहिए आपकी गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, किस तरह की वेबसाइट है। आप लोग ना कभी जाके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM की वेबसाइट खोल के देखना, आपको मालूम तो वो है क्या। PIB की वेबसाइट खोल के देखो। सो डू दीज थिंग्स, द मोमेंट आप उनको ओपन करोगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कि अरे बहुत कुछ है जो हम ऐसे ही सीख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अच्छा, मैंने मेंस का डिस्कस नहीं किया ना। अक्रॉस द वर्ल्ड एजुकेशन हैज़ बीन ड्रास्टिकली अफेक्टेड बाय द कोविड-19 पैंडमिक। मोस्ट इंस्ट्रक्शंस हैव मूव्ड ऑनलाइन। डिस्कस द इश्यूज एसोसिएटेड विद ऑनलाइन लर्निंग। इश्यूज़ हम लोगों ने इंडिया के स्पेसिफिक तो हम लोगों ने बता दिए हैं, और कहीं ना कहीं यही सब कॉमन चीज़ें होंगी वर्ल्ड वाइड भी। तो इंडिया स्पेसिफिक तो ये 5-6 इश्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फिर हम लोग उसने जब अपना इश्यूज़ पूछे हैं तो हम लोग यहाँ पे सजेशन में ये भी बता सकते हैं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव देम, यहाँ से उठा करके। ठीक है, GS2 का ही टॉपिक है हमारा, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा। UN 75 डिक्लेरेशन डिलेड। कहानी क्या है ये जानो, आप सबको पता है 1945 के अंदर, ठीक है, एक चार्टर साइन किया गया था, इसको UN चार्टर बोलते हैं, जो कि फाउंडेशन ट्रीटी थी यूनाइटेड नेशंस के लिए। ठीक है, चार्टर को साइन किया गया था सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 के अंदर, और ये कम फोर्स में कब आया था, 24 अक्टूबर 1945 को भी, जिसको हम UN डे भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं, ध्यान से सुनना। UN का बेसिकली काम क्या होता है कि भाई दोबारा कोई वॉर ना हो सके, क्योंकि UN से पहले क्या हुआ करता, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बना था, वो फेल हो गया, इसलिए हम लोगों ने क्या बनाया था, UN, यूनाइटेड नेशंस, 1945 के अंदर। और इसका काम क्या कुछ होता है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना, सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना, बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ को प्रमोट करना, इंटरनेशनल लॉ प्रमोट करना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना और सेव करना। तो एज अ चार्टर, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं ना इसके, दे आर बाउंड बाय ऑल दिस आर्टिकल्स। आर्टिकल 103 जो है चार्टर का, वो ये कहता है कि यूनाइटेड नेशंस की जो ऑब्लिगेशंस है ना, वो बाकी सारी ट्रीटी के ऑब्लिगेशंस के ऊपर है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ में थोड़े थोड़े वेरिएशंस भी हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इसके अंडर में नहीं आएंगे। आप इसके लिए ऑब्लाइज हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप UNSC की कुछ चीज़ों को ओवरटेक वो इग्नोर करोगे या फिर उनको ज़्यादा वैल्यू दोगे आप। तो हर एक चीज़ का ना कुछ बैलेंस बना के किया हुआ है। लेकिन ये कहने की बात ये है कि जब UN का आपने ये चार्टर साइन कर दिया है, रेटिफाई कर दिया है, तो आपकी बाकी सारी जो ट्रीटीज़ होती है ना, उनके ऊपर होता है ये सारा का, ये जो एक होता है। तो ऊपर बात चल क्या रही है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये जानने का। कमेमोरेटिव डिक्लेरेशन मार्किंग करनी थी 75th एनिवर्सरी के लिए, ठीक है, तो UN चार्टर की वो डिले हो गई है। क्यों डिले हो गई है, 75 साल हो, जब 75 साल हो चुके हैं इसको, तो फिर इसमें कुछ होना था, वो डिले क्यों हो गया। जो मेंबर स्टेट्स हैं ना, उनको एक एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचा है, किस चीज़ का, एक फ्रेजोलॉजी, एक फ्रेज़ वगैरह सेट करने की बात की जा रही थी। ऑब्जेक्शन इस बात के ऊपर आया था कि एक फ्रेज़ यूज़ करना था, शेयर्ड विजन ऑफ कॉमन फ्यूचर, ठीक है, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए कुछ कंट्रीज़ ने मना कर दिया। किसने मना कर दिया, 5 आइज कंट्रीज होती, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा अलॉन्ग विद इंडिया। इन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, ये फ्रेज़ आप यूज़ नहीं कर सकते इसके डिक्लेरेशन। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, उन्होंने कहा कि ये जो फ्रेज़ है ना, ये चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उनके विजन जो है उससे बहुत मैच करता है, उससे रिलेटेड है। उनका भी ये कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर मैनकाइंड। तो अगर ऐसा कुछ चला जाता है इस डिक्लेरेशन के अंदर, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में चाइना इसका मिसयूज़ करेगा अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए, इसलिए इन कंट्रीज़ ने इस चीज़ को थोड़ा सा अपोज किया है। तो ये जो डिक्लेरेशन जो कमेमोरेशन होना था 75th एनिवर्सरी के ऊपर, ये डिले हो गया है। ठीक है, फिर साइलेंस प्रोसेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जब ये ऑब्जेक्शन था ना, एक साइलेंस प्रोसेस हैज़ बीन ब्रोकन। साइलेंस प्रोसेस को ना ब्रोक किया गया था। साइलेंस प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से समझना। एक प्रोसीजर होता है बाई विच जब एक रेजोल्यूशन पास होता है ना, कोई भी फॉर्मल ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर।
तो साइलेंस प्रोसेस मानते हैं। यानी कि आपने एक ऑब्जेक्शन पास किया, फिर एक साइलेंस प्रोसेस होता है। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो यानी कि साइलेंस प्रोसेस ब्रोक हो गया है, किसी को दिक्कत है, आपत्ति है इसमें। साइलेंस प्रोसेस पूरा पास हो गया मतलब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। तो इस बार वो साइलेंस प्रोसेस जो है वो ब्रेक किया गया था। इसी चीज़ को लेकर चाइना ने खुद के बिहाफ पे रशिया, सीरिया, पाकिस्तान और इन सब के बिहाफ पर एक ऑब्जेक्शन जताया था कि आप लोगों ने साइलेंस प्रोसेस को ब्रेक किया है। तो फिर इन कंट्रीज़ ने क्यों ब्रेक किया? कंट्रीज़ डिमांड क्या कर रही थी? कंट्रीज़ ये कहना चाह रही थी भैया जो ये डिक्लेरेशन है ना, रेजोल्यूशन, वो कुछ इस तरीके से रीड किया जाना चाहिए। अभी आपको रीड करके दिखाऊँ क्योंकि डायरेक्ट टेक्स्ट है। We will work together with partners to strengthen coordination and global governance for the common good of present and future generations and to realize our shared vision for a better future as envisaged in the preamble of the UN Charter। बस इतना सा जान लो, इतना ही आपको करना था। आगे हम लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है, थोड़ा सा देख लेते हैं 5 आइज़ के बारे में। 5 आइज़ एक ट्रीटी कह सकते हो, हाँ, यूके यूएस एग्रीमेंट है, ठीक है, जो कि हुआ था 1946 के अंदर। फिर 1948 के अंदर इसको कनाडा ने ज्वाइन कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसको 1956 में ज्वाइन किया था। है क्या, यूके और यूएस ने डिसाइड किया था कि भैया जो फॉरेन नेशंस का जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसके ऊपर जो भी इंटेलिजेंस होती है ना, वो हम आपस में शेयर करेंगे। तो ये 5 जो कंट्रीज़ हैं, उसके बाद जब ये 5 हो गई थी, ये पाँचों 5 आइज़ इन्होंने अपना नाम रख ली। ये 5 इंटेलिजेंस शेयर करते हैं आपस के अंदर, एक दूसरी कंट्रीज़ के जो कम्युनिकेशन का होता है वो। हाइलाइट्स क्या है, यूएन चार्टर के हम लोगों ने ऊपर देख लिया, यूएन चार्टर 103 आर्टिकल वगैरह देख लिया, और ऊपर 75 डिक्लेरेशन देख लिया, क्यों मनाया जाता है। सैन फ्रांसिस्को में डिक्लेरेशन वो एग्रीमेंट हुआ था 1945 के अंदर। व्हेन इट केम इनटू फोर्स 1945। वेरियस यूएन ऑर्गन्स की हम लोग बात करते हैं, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मीनिंग ऑफ साइलेंस प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। 5 आइज़ क्या था मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक बार हम लोग ये देख लेते हैं वेरियस यूएन ऑर्गन्स। यूएन ऑर्गन्स के बारे में जानने के लिए हम लोग डायरेक्ट यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है 1945 के अंदर इस्टेब्लिश हुए थे जब यूएन फाउंड हुआ था। जनरल असेंबली जो है ये मेन डेलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूएन का। सारे के सारे जो 193 मेंबर्स यूएन के हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं जनरल असेंबली के अंदर। सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता है यूएनएससी 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो 2 ईयर्स के लिए चूज़ किए जाते हैं। इंडिया अभी एज ए नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए चूज़ किया गया है। फिर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जितना भी हमारा जो रिकमेंडेशंस होते हैं ना, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल के इश्यूज़ होते हैं, सारे के सारे जो इंटरनेशनली अग्रीड डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, वो सब के सब इकोसॉक में आते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो था ये भी 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये इंटरनेशनल सुपरविजन के लिए था। वो 11 जो ट्रस्ट टेरिटरीज़ थी ना उस टाइम पे, जिनको एज एन एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस किया गया था 7 मेंबर स्टेट्स के अंदर, और ये इंश्योर करने की सारे के सारे एडुकेट स्टेप्स लिए जाएँ इन टेरिटरीज़ को अपनी सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने में। 1994 के अंदर जितनी भी ट्रस्ट टेरिटरीज़ थी ना, सबको अटेंड मिल गई, सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस मिल गई थी, और उसके बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन एक रेजोल्यूशन निकाला था 25 मई को कि जब ज़रूरत पड़ा करेगी, इसकी एनुअल मीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ा करेगी तब हम लोग इसके लिए मीटिंग किया करेंगे। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये जुडिशियल ऑर्गन है, आपको पता ही होगा यूनाइटेड नेशंस का। इसकी सीट जो है वो हेग में है। दिस इज़ दी वन ऑफ दो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जिसके हेडक्वार्टर जो हैं वो न्यूयॉर्क में नहीं है। सेक्रेटेरिएट के अंदर हमारे सेक्रेटरी जनरल आते हैं, और इसमें इनके अलावा बाकी जो 10s of thousands ऑफ इंटरनेशनल के यूएन स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो डे टू डे वर्क कैरी आउट करते हैं यूएन का, वो सब के सब सेक्रेटेरिएट में आते हैं। देयर इज़ नो मेंस क्वेश्चन। Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest in Indian diaspora. Asian states warn of US-China sea tensions. हुआ क्या है, देखो, चाइना जो है ना बहुत टाइम से अपनी प्रेजेंस को पुश कर रहा है, जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है ना बाकी कंट्रीज़ के, कहाँ पर, साउथ चाइना सी के अंदर। तो उसी को लेकर कुछ कंट्रीज़ ने थोड़ा सा प्रोवोक किया यूनाइटेड स्टेट्स को कि प्लीज़ आप चाइना का बुलिंग बिहेवियर इसको स्टॉप करने की कोशिश कीजिए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, मान लो ये कंट्री है, ठीक है, इस ओशन के अंदर, इस कंट्री के कोस्टल एरिया से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया होता है वो इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। अप्रैल के अंदर बीजिंग ने यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया था कि वो नए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट कर रहा है। उस बीजिंग मतलब अपना चाइना, सम आइलैंड्स ने ट्रबल्ड वाटरवेज मतलब जो भी डिस्प्यूटेड वाटरवेज है वहाँ पर, स्वार्टली आइलैंड्स हैं, पायरसल आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी के अंदर, और जिसके ऊपर वियतनाम और फिलीपींस ने कुछ क्लेम्स लगाए थे अपने।
इससे पहले भी अप्रैल के अंदर वियतनाम ने कहा था कि उनकी एक फ़िशिंग बोट को चाइनीज़ मैरीटाइम सर्वेलेंस व्हीकल ने डुबो दिया था। जनवरी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो चाइनीज़ जो बोट थे ना वो ट्रेसपास करके इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ गए थे, जो कि कोस्ट के ऊपर है, कहाँ, आइलैंड्स ऑफ नटूना। ये आपको मैप में भी दिखाऊंगा अभी। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से वियतनाम और फिलीपींस ने वार्न किया है कि वहाँ इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है साउथ चाइना सी के अंदर। एक रिसेंटली मैंने एक मीम पढ़ा था, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ही देता हूँ। उसमें लिखा था कि ऐसा क्यों है, कि ये बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि चाइना के पास क्रिकेट की टीम नहीं है कोई भी। चाइना कंट्री के बारे में आपने किसी क्रिकेट की टीम में बारे में नहीं सुना होगा ना, तो बड़ा उसने सही सा लिखा था। उसने कहा था देखो क्रिकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैट चाहिए होता है, बाउंड्री चाहिए होती है, ठीक है, और क्रिकेट तो अपने आप में गेम है ही है। तो उन्होंने कहा था कि बैट भी चाइना खा जाता है, क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, आपको पता होगा ना, क्रिकेट को भी चाइना खा जाता है। और रही बात अगर क्रिकेट में जैसे बाउंड्री की, तो बाउंड्री की तो चाइना फिक्र ही नहीं करता कभी भी, इसलिए इस देश की कोई क्रिकेट टीम नहीं है। हंसी नहीं आई है, कोई बात नहीं, मेरे पास आया था, मुझे लगा ऐसे ही शेयर कर देता हूँ। तो इन सब इंसिडेंट्स के कारण वियतनाम और फिलीपींस ने एक वार्निंग दी है कि साउथ ईस्ट सी के अंदर थोड़ी सी टेंशन्स बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो 9 डैश लाइन, जिसको चाइना क्लेम करता है कि 9 डैश लाइन, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार मैप में, आपको सब समझ में आएगा यहाँ तक पढ़ने के बाद। चाइना क्लेम करता है कि उसका एरिया है 9 डैश लाइन तक इस वाटर्स के अंदर, जो कि और इंडोनेशिया क्लेम करता है कि ये जो लाइन है ना, इसके अंदर इंटरनेशनल लीगल बेसिस नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब एक बार मैं आपको मैप दिखा दूँगा तो आपको अब आगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए ऊपर ये पैरासेल आइलैंड है, ठीक है, ये स्पार्टले आइलैंड है, ये फिलीपींस है हमारा, ये वियतनाम है, और नीचे की थोड़ा सा नीचे तरफ देखते हैं तो ये ब्रुनेई है, ये मलेशिया है, ये ब्रुनेई यहाँ पर छोटा सा है, इंडोनेशिया इधर आ गया, ये मलेशिया आ गया, ये नटूना आइलैंड्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने जस्ट अभी बात की थी ना। फिलीपींस हो गया, ऊपर चाइना हो गया, ठीक है, ऊपर ये ताइवान हो गया। पैरासेल आइलैंड्स आप देख लीजिए कहाँ पर है, स्पार्टली आइलैंड्स आप देख लीजिए कहाँ पर है। हर एक कंट्री ना यहाँ पर अपना अपना ब्लेम करती है। अब आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये थोड़ी सी 9 डैश, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाइना कहता है कि इस लाइन, इन 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी एरिया आता है ना, ये सारा का सारा हमारा है। ये चाइना का क्लेम है, लेकिन बाकी कंट्रीज आसपास की वो भी अपना अपना क्लेम बता रही हैं। तो डिस्प्यूट्स के बारे में था, तो सारा का सारा डिस्प्यूट जो है टेरिटरी के ऊपर है, और टेरिटरी के ऊपर सोवेरेनिटी, ये जो संप्रभुता है, जितना भी ओशन एरिया है, पैरासेल और स्पार्टले आइलैंड्स का, ये 2 आइलैंड की चेन्स हैं जिसको कम्प्लीटली और उससे कुछ पार्ट जो है कंट्रीज़ क्लेम करती हैं। इसके अलावा फुली फ्लेज आइलैंड्स हैं, ठीक है, कुछ डजन्स ऑफ रॉकी आउटक्रॉप्स हैं, अटोल, सैंड बैंक्स, रीफ वगैरह हैं, जैसे कि स्कारबोरो शोल। स्कारबोरो शोल मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। स्कारबोरो शोल ना थोड़ा आपको यहाँ से मिलेगा, देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपको। ये फिलीपींस वाला एरिया दिख रहा है, फिलीपींस वाले एरिया में यहाँ कहीं आपको स्कारबोरो शोल मिलेगा। बहुत छोटा सा एक आइलैंड है, थोड़ा ट्रायंगुलर सी शेप का आइलैंड है एक। तो कौन किसको क्लेम करता है? चाइना क्या क्लेम करता है? चाइना लार्जेस्ट पोर्शन क्लेम करता है, जिसको उन्होंने 9 डैश लाइन से बता रखा है, जो कि स्ट्रेच करते हैं हंड्रेड्स ऑफ माइल उसकी सदर्नली प्रोविंस हैनान से है। तो ये 9 डैश लाइन आपको दिख रही है ना, रेड कलर की जो डॉट्स की लाइन है, ये पूरा का पूरा चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है। फिर नेक्स्ट वियतनाम क्या क्लेम करता है? हॉटली डिस्प्यूट्स विद चाइना हिस्टोरिकल अकाउंट सेइंग चाइना हैड नेवर क्लेम्ड सॉवरेनिटी ओवर द आइलैंड्स बिफोर 1940. वियतनाम सेज इट हैड एक्टिवली रूल्ड बोथ द पैरासेल एंड स्पार्टले since 17th century as documents to prove it. देखो वियतनाम दिख गया आपको, ये रहा वियतनाम। वियतनाम कह रहा है कि पैरासेल आइलैंड के ऊपर, और ये सॉरी ऊपर वाला पैरासेल है, नीचे वाला स्पार्टले आइलैंड्स का ग्रुप है, वो कह रहा है कि यहाँ पर चाइना ने पहले 1940 से पहले तो कभी क्लेम जताया नहीं, ठीक है। और वियतनाम कह रहा है कि हम लोग 17th सेंचुरी से यहाँ पे रूल कर रहे हैं, एडमिन कर रहे हैं, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स भी हैं प्रूव करने के लिए, ठीक है। आगे और कौन क्या क्लेम करता है? फिलीपींस का क्लेम करता है। बोथ फिलीपींस और चाइना दोनों के दोनों स्कारबोरो शोल, जिसको कि हम चाइना के अंदर उसको ह्योंगयान आइलैंड बोलते हैं, ये आपको नाम पता होना चाहिए, प्रीलिंग स्पेसिफिक हो सकता है, ये कुछ घुमा फिरा के दे दें, क्योंकि फिलीपींस से कुछ 100 माइल्स के आसपास है और चाइना से कुछ 500 माइल्स के आसपास, इसको फिलीपींस क्लेम करता है। देखो मैंने आपको दिखा दिया था ना, यहाँ कहीं पड़ता है, ये फिलीपींस के, मैंने एक रेड डॉट बना रहा हूँ, यहाँ कहीं पड़ता है आपका स्कारबोरो शोल। तो फिलीपींस के थोड़ा सा 100 माइल्स के आसपास पड़ता है, चाइना से वो वही चीज़ 500 माइल्स पड़ जाती है। ये फिलीपींस और चाइना के बीच का डिस्प्यूट है। फिर आते हैं मलेशिया और ब्रुनेई के अंदर, वो क्लेम लगाते हैं अपना जो साउथ चाइना सी का, कि वो कहते हैं कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है ना, जो कि यूएन क्लोज का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ब्रुनेई कोई ऐसे कोई डिस्प्यूटेड आइलैंड को क्लेम नहीं करता है, लेकिन मलेशिया कुछ स्मॉल नंबर ऑफ आइलैंड्स बताता है स्पार्टली के अंदर। लेकिन ब्रुनेई का बेसिकली ये कहना है कि जो चाइना जो क्लेम बता रहा है ना, वो ब्रुनेई के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में आ रहा है। ये देखो
मलेशिया है ना, मलेशिया बोल रहा है कि स्पार्टले आइलैंड्स का भी कुछ पार्ट है जो हमारे अंडर आता है। यहीं पर ब्रुनेई क्या बोल रहा है कि हमको ऐसा कोई क्लेम नहीं करना है, लेकिन कुछ जब चाइना की जो 9 डैश लाइन है ना वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकल के जाती हैगी। तो ठीक है, हम लोगों ने पूरा का पूरा मैप देख ही लिया है। इसके अंदर कंट्रीज़ इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट, ठीक है, बता तो दिया। इंडोनेशिया, मलेशिया और ये ब्रुनेई हो गया, वियतनाम हो गया, ताइवान ऊपर हो गया, नीचे फिलीपींस भी हो गया। व्हाट इज़ 9 डैश लाइन? 9 डैश लाइन वो एरिया साउथ चाइना सी का जिसको पूरे को चाइना क्लेम करता है। डिस्प्यूटेड आइलैंड्स विद देयर लोकेशंस, ये रहा स्पार्टले, ये रहा पैरासल, एक वो स्कारबोरो शोल रहा। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट पासिस और सीज इन द ओशियन, साउथ चाइना सी यहाँ पे है। इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ जब जाते हो तो वो ईस्ट चाइना सी पड़ता है, और इसके जब यहाँ पर वेस्ट साइड में जाते हो तो हमको स्ट्रेट ऑफ मलक्का वगैरह मिल जाते हैं। UN क्लोज क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अलग स्लाइड में। लोकेट ताइवान स्ट्रेट एंड लुजोन स्ट्रेट। देखो ताइवान स्ट्रेट कहाँ मिलेगा, ये ताइवान दिख रहा है आपको, और ताइवान के पास इधर चाइना दिख रहा है। ताइवान और चाइना के दोनों के बीच में जो ये पूरा वाटरवे है ना, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऐसे जब आगे मैप पूरा बड़ा होगा ये ताइवान स्ट्रेट बोलते हैं इसको। और लुजोन स्ट्रेट कहाँ है? फिलीपीन का ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं यहीं पर, और ताइवान ऊपर, दोनों के बीच में लुजोन स्ट्रेट है। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। देखो इस पूरे, मैं तो कहूँगा इस पूरे एरिया में जितने भी स्टेट्स वगैरह हैं, जितने भी और बाकी छोटे मोटे सीज़ हैं ना, जितने भी हैं सब कुछ आप याद करके जाइए, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया रहता है नहीं, कभी भी इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, UN क्लोज के बारे में मुझे आपको बताना था। ठीक है, UN क्लोज की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको लॉ ऑफ द सी भी बोलते हैं। जो मरीन एरिया होता है ना आपकी कंट्री के, जो लैंड मास होता है, जो लैंड टेरिटरी होता है, उसके आसपास जो मरीन एरिया होता है उसको 5 मेन जोन्स के अंदर डिफाइन करता है। क्या क्या है? इंटरनल वाटर क्या है आपकी, टेरिटोरियल सी क्या है, कंटिग्यूस जोन क्या है आपका, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, और हाई सीज क्या होते हैं। UN क्लोज एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि डिफरेंट लीगल स्टेटस प्रोवाइड करती है डिफरेंट मैरीटाइम जोन्स की। तो मैं आप लोगों को एक बार ये दिखा देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इंटरनल वाटर बेस लाइन क्या होते हैं। बेस लाइन लो वाटर लाइन होती है अलोंग द कोस्ट जो भी होती है, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कोस्टल स्टेट के द्वारा। इंटरनल वाटर्स क्या होते हैं? ये इंटरनल वाटर्स वो वाटर्स होते हैं लैंडवर्ड साइड में बेस लाइन के, जिसकी जो ब्रेड्थ होती है टेरिटोरियल से की मेजर की जाती है। आई थिंक इसकी कोई खास डेफिनेशन मुझे दिख नहीं रही है। ईच कोस्टल स्टेट हैज़ फुल सॉवरेनिटी ओवर इट्स इंटरनल वाटर्स इन द लैंड। एग्जाम्पल जो इंटरनल वाटर्स के होते हैं इसमें बेज, पोर्ट, इनलेट, रिवर, इवन लेक्स जो होते हैं, यानी कि आपकी कंट्री के जो इंटरनल वाटर्स होते हैं। टेरिटोरियल सी जो होता है वो आपका एक्सटेंड करता है 12 नॉटिकल माइल्स का। जो आपकी बेस लाइन होती है ना, आपकी जो कोस्टल लाइन होती है, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका जो वो टेरिटोरियल सी होता है। 1 नॉटिकल माइल होता है 1.1508 लैंड माइल्स के इक्वल। ये ज़रूर याद रखना, ये प्रीलिम से पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले भी। कंटिन्यूस जोन जो होता है वो वहीं से आपके बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो होते हैं वो सी वर्ड होता है, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है बेस लाइन से। फिर इसके बियॉन्ड जो ओशन सरफेस होता है वो पूरा का पूरा हमारा हाई सीज में कंसिडर कर लिया जाता है। तो UN क्लॉज के अकॉर्डिंग ये जोन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। GS पेपर 3 कंजर्वेशन, एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर थे ना प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक ड्राफ्ट रखा था एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट के ऊपर जो असेसमेंट किया जाता है, उसका एक नोटिफिकेशन आया था। तो उसको कुछ लोगों ने अपोज किया है। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है। ये EIA ना एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट प्रपोज करते हो ना कंट्री के अंदर, तो उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला होगा, इन सबको एसेस किया जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर पीपल्स का, सिटीजन्स का व्यू लिया जाता है कि उनको ग्रांटिंग फाइनल अप्रूवल फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। ये बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग टूल होता है ताकि ये डिसाइड किया जाए कि भाई इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करना है या नहीं करना है। अब इस EIA प्रोसेस के अंदर ना इसके कुछ प्रोसेस होते हैं। स्क्रीनिंग होगी, ये स्टेज डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट को फुल और पार्शियल असेसमेंट स्टडी करना है क्या करना है। स्कोपिंग, इस स्टेज में ये डिसाइड किया जाता है कि जो इम्पैक्ट्स हैं उनको वो नेसेसरी हैं कि एसेस करने के लिए। दिस इज़ डन, ये किस चीज़ के बेस पे किया जाता है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या कुछ हैं, एक्सपर्ट नॉलेज, पब्लिक एंगेजमेंट एट्सेट्रा। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ये जो स्टेज है ये प्रेडिक्ट करती है और आइडेंटिफाई करती है क्या क्या एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट होंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और इसके ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं वो सब इलेबोरेट किए जाते हैं। EIA की रिपोर्ट आती है
इस रिपोर्ट के ये जो इन रिपोर्टिंग स्टेज के अंदर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान, इसको ईएमपी भी बोलते हैं, और एक नॉन टेक्निकल समरी ऑफ द प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द जनरल पब्लिक के लिए। इस रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट। ये प्रीलिम्स के स्पेसिफिक है, आपको पता होना चाहिए। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग होती है कि वेदर और दिस प्रोजेक्ट, इसको अप्रूवल देना है या नहीं देना है, और देना है तो किस कंडीशन के अंदर देना है। फिर एक होता है मॉनिटरिंग, कंप्लायंस, एनफोर्समेंट एंड एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। मॉनिटरिंग वेदर की ये जो आपने जो भी इम्पैक्ट प्रेडिक्ट किए हैं उसके ऊपर, और जो इनके मिटिगेशन इफेक्ट्स हैं एज़ पर द ईएमपी, इन सबको मॉनिटर कैसे करना है, समझ में आ गया। इसी चीज़ के रिगार्डिंग एक ड्राफ्ट निकल आई थी, जो मिनिस्ट्री है हमारी, उसको किसी तरीके से लोगों ने बोला है कि इसको होल्ड पे रखो। स्पेशली स्टूडेंट के यूनियंस ने बोला है इसको अभी आप होल्ड पे रखो। क्यों? इसका बैकग्राउंड एक बार हम लोग जान लेते हैं। पहली बात तो कि ईआईए का बैकग्राउंड क्या है। ये एक स्टैच्यूटरी बैक्ड है, यानी कि इसकी जो बैकिंग है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से आती है। स्टैच्यूटरी मतलब ये एक्ट पास करके बनाया गया था, ठीक है कि, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में ये मेंशन्ड है कि आप इस तरह के कुछ प्रोविजंस लेके आओ, ईआईए जैसे कुछ मेथोडोलॉजी और प्रोसेस होना चाहिए, ताकि जो भी प्रोजेक्ट आप प्रपोज करोगे उसका क्या इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट के ऊपर, इनको एसेस किया जा सके। ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया गया है, इसकी जो पावर्स कहाँ से आती है? पावर्स आती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, कि किस तरह के मेजर्स आप ले सकते हो प्रोटेक्ट करने के लिए और क्वालिटी, एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब डिस्प्यूट के ऊपर क्यों लोगों ने इसको, स्टूडेंट यूनियन ने इसको होल्ड करने पे क्यों बोला है? उन्होंने कहा है कि आपने जो पब्लिक कंसल्टेशन पीरियड है ना, वो 40 डेज़ का कर दिया है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पीरियड आपने कम कर दिया है। फिर उन्होंने बोला है कि जो टाइम प्रोवाइड किया गया ना पब्लिक को कि वो अपना रिस्पॉन्स सबमिट करे, कोई भी पब्लिक हियरिंग करनी है, उसको आपने 30 दिन से रिड्यूस करके 20 दिन कर दिया गया है। प्लस में इन्होंने क्या किया है, कुछ एरियाज़ को ना इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरियाज़ डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, जिसमें क्या ये लोग क्या कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री इसको डिक्लेयर कर देगी किसी भी एरिया को इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया विदाउट एनी पब्लिक हियरिंग और एनवायरमेंटल क्लियरेंस, यानी कि पब्लिक से कुछ पूछताछ करेंगे नहीं, अपनी मर्जी से डिक्लेयर कर देंगे। फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ रेड, ऑरेंज और क्लासीफाई, ये कैटेगरीज डालेंगे ये लोग, ठीक है, क्लासीफाई करेंगे टॉक्सिक इंडस्ट्रीज़ को। उन्होंने कहा कि अब ये इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर सकती हैं 0 से 5 किलोमीटर एरिया, कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना, मान लो ये प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इन्होंने पहले नोटिफिकेशन दे दी कि इसके 5 किलोमीटर जोन के अंदर किसी भी इंडस्ट्री को ये लोग ऑपरेट करने की परमिशन दे सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग देंगे ये लोग। और इन्होंने एक वैलिडिटी होती है ना एनवायरमेंट क्लियरेंस की, यानी कि कुछ माइनिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको 30 साल की क्लियरेंस मिलती है कि 30 साल तक आप ऑपरेट करो, उसके बाद इसको रिव्यू करेंगे। उसको और बढ़ा दिया कि 50 साल तक ऑपरेट करो फिर रिव्यू करेंगे। सेम चीज़ रिवर वैली के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, पहले 10 साल का टाइम था, उसको उन्होंने 15 साल तक का बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे सोशल और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है। बहुत लंबे समय तक अगर आप इनको वो क्या कहते हैं क्लियरेंस दे दोगे तो अननोटिस रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है इतने लंबे समय तक। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स वगैरह ने इसको होल्ड करने की बात की है। EIA प्रोसेस क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के उसके की प्रोविजंस, चलो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस क्या है ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, ये आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 253 के कॉन्स्टिट्यूशन का ये तो 3 मुझे आपको बताने हैं, एक हम लोग कर चुके हैं ऊपर। ओके फाइन। यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, वो हुई थी स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम का है स्वीडन में, और ये कब हुई थी? 1972 के अंदर 5 जून से लेके 16 जून तक हुई थी ये। हिस्ट्री में नहीं देखनी, इशू भी नहीं देखना है, हम लोगों को देखना है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में क्या कुछ हुआ था। मीटिंग ने कुछ डिक्लेरेशंस के ऊपर 26 प्रिंसिपल के ऊपर एग्री किया था, जो कि एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट से रिलेटेड कंसर्न थे, और एक्शन प्लान था जिसमें 109 रिकमेंडेशन थे और एक रेजोल्यूशन था। प्रिंसिपल्स के ऊपर थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं कि ह्यूमन राइट्स को असर्ट करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज सेफगार्ड करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेफगार्ड करेंगे, पॉल्यूशन को एक्सीड नहीं करेंगे, ओशनिक पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को एनवायरमेंटल पॉलिसी must not hamper the development। फिर integrated development planning, national institutions must plan development etc। environmental education is essential। ऐसे करके 26 इनके पास प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर बात की गई थी, ठीक है। फिर मुझे आपको दिखाना था जनरल दिस वन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज़ करता है कि वो एनवायरनमेंट की क्वालिटी कंट्रोल को प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे, पॉल्यूशन को रिड्यूस करे सभी सोर्सेज से, और जो भी ऑपरेशन होते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी के एनवायरमेंटल ग्राउंड्स के ऊपर, उन सबको प्रोहिबिट करे, रेस्ट्रिक्ट करे। एनवायरमेंटल रूल्स ले डाउन द प्रोसीजर फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स, जो भी एमिशन और डिस्चार्ज करना होगा एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स का, जो भी हज़ार्डियस वेस्ट होता है उसके लिए रूल्स है 1989 के अंदर, टू कंट्रोल द जनरेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, इंपोर्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ द हज़ार्डियस वेस्ट।
इसके अलावा मैन्युफैक्चर, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हज़ार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, ये सब हज़ार्डियस तो खैर अलग आ गया। बेसिकली जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें हम लोगों को एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करनी थी। लास्ट इसको अमेंड किया गया था 1991 के अंदर, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग को देखना था आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 के साथ ही आपको मैं आर्टिकल 254 भी दिखा देता हूँ। ये तो कुछ आर्टिकल का है, एक बार इसकी पूरी लैंग्वेज हमको पढ़नी पड़ेगी ताकि आपको समझ में आ जाए। नॉट विदस्टैंडिंग एनी थिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, Parliament has the power to make law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decision made at international conference, association or other body। कहने का मतलब है आर्टिकल 253 हमको अलाउ करता है कि हम लोगों ने कोई भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इंडियन टेरिटरी के ऊपर कोई भी लॉ बनाना हो उसका प्रोविजन किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 254 क्या कहता है? If there is inconsistency between the laws made by the parliament and laws made by the legislature of states, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि अगर पार्लियामेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट साइन कर रखा है लेकिन हमारे जो स्टेट्स हैं उनके अपने कोई लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना रखा है, दोनों में कोई मिसमैच हो रहा होता है, तो पार्लियामेंट के पास एक पावर होती है कि वो जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्टेट या लेजिस्लेचर के लॉज को ओवर रूल करके उसका इंटरनेशनल का जो एग्रीमेंट के लाइन में जो रूल्स हैं वो बना दे। तो ये है 253, 254 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और यूएन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसके बाद वी हैव इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ में गेटिंग आउट ऑफ द गन्स, जर्म्स एंड स्टील क्राइसिस। ये क्राइसिस है, क्राइसिस को एक टाइटल, एक टैग दे दिया गया है। इस तरह का क्राइसिस होता है तो क्या होता है, और ये नेम हम लोगों ने कहाँ से बोरो किया था? जेरेड डायमंड की एक बहुत क्लासिकल बुक थी जिसका टाइटल था, ये देखो टाइटल यहाँ से यहाँ तक है, गन्स, जर्म्स एंड स्टील द फेट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। और उन्होंने बुक किस चीज़ के ऊपर लिखी थी? जो भी सोसाइटीज़ और नेशन का इवोल्यूशन होता है ना उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी, तो उसका टाइटल ये दिया था। तो इंडिया को बोला जा रहा है कि इंडिया फ़िलहाल इस क्राइसिस से गुजर रहा है, यानी कि एक रेफरेंस लिया गया है कि देखो ऐसी सिचुएशन आए, तो हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन दे दिया कि उस बुक में भी ऐसा कुछ बताया गया था। इंडिया फिलहाल उसी तरह के क्राइसिस से गुजर रहा है। चाइनीज़ के साथ बॉर्डर्स के ऊपर गन्स वाला हो गया, ठीक है। कोरोना वायरस हमारा जर्म्स हो गया, कीटाणु हो गए बॉडीज़ में। और स्टील की बात करते हैं तो हमारा जो बिज़नेस है बैंक्रप्सी के ऊपर। अब ये इंडिया के लिए वरीसम क्यों है? देखो जी, अभी तक जो ये ग्रेवेस्ट कॉन्फ्लुएंस मिलिट्री, हेल्थ और इकोनॉमिक का है ना, पिछले एक जनरेशन में हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा था। एक जनरेशन के बाद हम देख रहे हैं ऐसा। चाइनीज़ मिलिट्री से एक थ्रेट है, हम लोगों को इमीडिएट स्ट्रेटजिक एक्शन की ज़रूरत है। कोविड-19 हेल्थ का एपिडेमिक आया हुआ है, हेल्थ मिनिस्ट्री को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इकोनॉमी कोलैप्स होने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसे मेजर प्रूडेंट यानी कि सेंसिबल और केयरफुल जजमेंट्स बनाने की ज़रूरत है। प्रूडेंट वर्ड का मतलब ध्यान रखना, यूज़ कर सकते हो एग्जाम में। इसका मतलब होता है सेंसिबल एंड केयरफुल इन मेकिंग जजमेंट्स। नीड ऑफ द आवर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है। एक सुपर पावर हमारे नेबर में बैठा है तो उससे अगर हमें फ़ाइट करना है तो हम लोगों को बहुत सारा फंड चाहिए होगा। कोविड-19 जैसे पैंडेमिक से लड़ने के लिए हम लोगों को एटलीस्ट 1 परसेंटेज पॉइंट चाहिए जीडीपी का। वो 1 नहीं कह रहा, 1 का मतलब कि एटलीस्ट कुछ परसेंटेज हमको जीडीपी का चाहिए इस फाइट को कंटिन्यू करने के लिए। फिर जिस कारण से हमारी जो ये इकोनॉमी जो स्लम्प हो रही है उससे फाइट करने के लिए हम लोगों को जो 4 मेजर ड्राइवर्स होते हैं ना इकोनॉमी के, वो होते हैं पीपल स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन, यानी कि लोग खर्चा करें, गवर्नमेंट स्पेंड करे, इन्वेस्टमेंट हो और एक्सटर्नल ट्रेड हो, इन सब के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अभी क्या किया जा सकता है? अभी वो कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो जीडीपी का 8% स्पेंड करे प्लस 2% जो है वो रिवेन्यू उसको थोड़ा सा कम कर दे। तो ये जो गैप है ना, 10% जीडीपी का गैप हमारे पास तैयार हो जाएगा। फिर पोटेंशियल कुछ नए रिसोर्सेज की बात कर रहा है कि जो वेल्थ टैक्स होता है और प्लस में जो लार्ज कैपिटल गेंस टैक्स होता है, इन सब को कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन इसका ना कोई इमीडिएट हेल्प नहीं मिलेगी। इस सब चीज़ से क्या आएगा कि हमारे पास एक पोटेंशियल ये जंग क्राइसिस निकल के आता है नया। जंग क्राइसिस जो है ना, 4th डायमेंशन होती है गन्स, जर्म्स और स्टील की। जब हमारे पास कर्जा जो होता है ना, डेट, उधार जो बढ़ जाता है, तो इंटरनेशनल रेटिंग्स हमारी जो इन्वेस्टमेंट की रेटिंग होती है ना उसको जंग की कैटेगरी में डाल देती हैं। अब उससे क्या नुकसान होता है? उससे नुकसान ये होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स में थोड़े घबराते हैं कि यार पता नहीं इस कंट्री का तो ऑलरेडी बहुत सारा उधार चल रहा है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन की बात करें तो हम अभी दशरथ डायलेमा में हैं। दशरथ डायलेमा क्या था? दशरथ के पास ये डायलेमा था, ये कन्फ्यूजन आ गई थी कि वो अपने राम को तो वो राजगद्दी पर बैठाना भी चाहते थे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो चाह रही थी अब वाइफ की इच्छा भी पूरी करनी है, उसको वरदान दे दिया है, लेकिन बेटे को अपने को राजा बनाना चाहते थे। तो उनके पास डायलेमा में फंस गए थे वो। तो इंडिया के पास भी ऐसा ही डायलेमा है कि क्या करें, फंड लेंगे तो फिर इन्वेस्टर्स नाराज़ हो जाएंगे, नहीं लेंगे तो इकोनॉमी को सेव नहीं कर पाएंगे, सिचुएशन से लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन ये कहना ये चाह रहा है कि इस मिशन से बचने के लिए बेस्ट अभी ये है कि अनबैशडली, बेशरम होके लोन लिए जाओ और अपने आप को इस गन, जर्म और स्टील क्राइसिस से बाहर निकालो। पोटेंशियल जंक वाला जो होगा उसके फिर हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स थे हमारे, आसान थे, काफ़ी इजी थे, मज़ा आ गया पढ़ के, मुझे भी आज काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।